I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor Botany, JTB Government Girls College, Kota. Today the topic is Operon model. ओपेरॉन मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें जीन और उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। नाउ व्हाट इज जीन? जीन क्या है? A unit of heredity which is transferred from a parent to offspring and is held to determine some characteristics of the offspring. जीन हेरिडिटी की यूनिट है। एक लिविंग सेल के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशनल यूनिट यानी आनुवंशिकी सूचनात्मक इकाई जीन कहलाती है। ये सेल डिवीज़न के समय एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ले करके जाती हैं। ये रिकॉम्बिनेशन के अलावा दूसरे कार्यों में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। जीन का केमिकल स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा होगा। जीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको कई रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? ये डीएनए की यूनिट्स हैं जो सिस ट्रांस फिनोमेनन शो करती हैं। कई सिस्ट्रॉन मिलकर एक जीन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम बनाने वाली जीन 2 सिस्ट्रॉन से मिलकर बनती है। दूसरा है रिकॉन। ये डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता होती है। इस कारण से ये रिकॉन कहलाते हैं। सबसे छोटा जो रिकॉन होता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी को कह सकते हैं, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा एक रिकॉन बनता है। ये क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय द्वारा अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट है म्यूटॉन। म्यूटॉन डीएनए की वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें म्यूटेशन की क्षमता होती है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, म्यूटॉन उत्परिवर्तन। अगर हम मिनिमम एक्सप्रेशन इसका देखें तो न्यूक्लियोटाइड के एक पेयर में होने वाला चेंज इसका मिनिमम एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है रेप्लिकॉन। डीएनए की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रेप्लिकेशन की क्षमता रखती है उसे रेप्लिकॉन कहते हैं, यानी डीएनए का एक मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम का एक पार्ट। इसके बाद है ओपेरॉन। ये स्पेसिफिक बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं जो स्ट्रक्चरल जीन और ऑपरेटर जीन से मिलकर के बनती हैं। ओपेरॉन प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली जीन्स का एक ग्रुप है जो कि एंजाइम की एक चेन को कोड करते हैं और ये सभी एंजाइम मिलकर के किसी बायोकेमिकल पाथवे को कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक ओपेरॉन यानी लैक्टोज ओपेरॉन। ये 3 जीन्स का एक ग्रुप होता है जिसमें हर एक जीन एक एक एंजाइम को कोड करती है। ये एंजाइम डाइसैक्राइड लैक्टोज शुगर को मोनोसैक्राइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट में बदलने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके डेवलपमेंट के लिए कई जीन्स ज़रूरी हैं, यानी किसी भी जीव के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो जीन्स और उन्हीं जीन्स के आधार पर प्रोटीन्स बनती हैं। तो अधिकतर तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं और कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कोई भी बायोकेमिकल पाथवे को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले 1941 में बीडल एंड टैटम ने न्यूरोस्पोरा फंजाई में बायोकेमिकल म्यूटेशंस की स्टडी के बाद बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन का एक्सप्रेशन एंजाइम की सिंथेसिस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी। अगर किसी बायोसिंथेटिक पाथवे में कई स्टेप्स हैं तो उसके हर स्टेप एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। बीडल एंड टैटम को 1958 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जीन ए, जीन बी, जीन सी, 3 जीन्स हैं। जीन ए से एंजाइम ए, जीन बी से एंजाइम बी और जीन सी से एंजाइम सी बन रहा है। और ये तीनों जीन्स इस पूरी
बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे बनने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके बिना ये रिएक्शन पूरी नहीं होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टेप 1 में जो प्रिकर्सर है वो प्रोडक्ट ए में कन्वर्ट होता है एंजाइम ए की प्रेजेंस में। स्टेप 2 में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है एंजाइम बी की प्रेजेंस में। और स्टेप 3 में प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम सी की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से प्रिकर्सर से प्रोडक्ट सी के बनने में, उसकी बायोसिंथेसिस में डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये तीनों एंजाइम्स के बिना पूरे नहीं हो सकते। और हर एक एंजाइम एक जीन के द्वारा बन रहा है। तो ये है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। इसके बाद है ओपेरॉन मॉडल क्या है। प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ओपेरॉन मॉडल हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। जैकब एंड मोनैड ने 1961 में प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन यानी जीन नियमन को समझाने के लिए ओपेरॉन मॉडल बताया था। और इसके लिए उन्हें 1965 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। लैक ओपेरॉन मॉडल बीटा गैलेक्टोज एंजाइम सिंथेसिस पर बेस्ड है और ये एंजाइम लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसे लैक ओपेरॉन मॉडल भी कहते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया सर्कुलर डीएनए होता है इसमें और बैक्टीरिया का अधिकांश जो जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है और इसी में पाया जाता है फिर लैक ओपेरॉन। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में मिल करके काम करते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं Z, Y एंड A, जो कि लैक mRNA को ट्रांसक्राइब करती हैं। ई कोलाई में लगभग 2500 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। इसमें से 800 तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनाने का काम करती हैं। इनमें कुछ एंजाइम्स लगातार बनते रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स ज़रूरत के समय ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो ई कोलाई के जो लैक ओपेरॉन है इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये एक पॉलीसिस्टोनिक mRNA मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्शन करती हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए का बनना। अब ये mRNA मॉलिक्यूल 3 डिफरेंट एंजाइम्स यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। जो जीन Z है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, Y जीन परमिएज और A जीन ट्रांसएसिटाइलेज की सिंथेसिस को कंट्रोल करती है। लैक ओपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज में 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स होती हैं और हर एक यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 1,25,000 डाल्टन होता है और ये 1021 एमिनो एसिड से बनी होती हैं। इसमें जो परमिएज एंजाइम है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है जिसमें 275 एमिनो एसिड्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट 30,000 डाल्टन्स होता है। इस एंजाइम के कारण लैक्टोज आसानी से सेल में एंटर हो जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, परमिएबिलिटी के लिए है ये। नेक्स्ट है ट्रांसएसिटाइलेज। ये ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है और इसमें हर एक चेन में 275 एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 30,000 डाल्टन होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर नियामक। ये प्रोमोटर जीन से पहले पाई जाती हैं और इनका विशेष काम ये है कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करती हैं। ज़रूरत के अनुसार ये रिप्रेसर बनाती हैं, यानी ऐसा प्रोटीन जो किसी दूसरे एंजाइम की सिंथेसिस को रोक दे। ये ऑपरेटर जीन के पास होती हैं और स्ट्रक्चरल और प्रोमोटर जीन को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर या प्रचालक। ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल जीन होती है
उसके पास पाई जाती है। ऑपरेटर जीन एक तरीके से नेगेटिव कंट्रोल करता है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसे बंद करने का काम करता है ये। ई कोलाई में जो ऑपरेटर जीन है उसमें 21 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटर जीन। प्रमोटर यानी प्रवर्धक। ये ऑपरेटर जीन के आगे की तरफ होती है और वास्तव में प्रोटीन बनाने के काम नहीं आती है ये, बल्कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पर अटैच हो जाता है और तभी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। इस जीन में 3 साइट्स पाए जाते हैं। एक तो रिकॉग्निशन साइट, बाइंडिंग सीक्वेंस और एमआरएनए इनिशिएशन साइट। यानी रिकॉग्निशन के लिए एक साइट है, बाइंड होने के लिए, एंजाइम की बाइंड होने के लिए एक साइट है, और एमआरएनए इनिशिएशन के लिए एक साइट होती है। इस डायग्राम में आप लैक ओपेरॉन को देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन रहे हैं, यानी जो जीन है जिससे इनएक्टिव इनहिबिटर बनता है, और जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं Z, Y और A, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बनते हैं। और इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कारण जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट्स में टूट जाता है। इस डायग्राम में आप और क्लियरली इसको देख सकते हैं कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एमआरएनए का। तो जो आई जीन है, इनहिबिटर या रिप्रेसर जीन है, उससे रिप्रेसर बनता है। जैसे ही लैक्टोज इससे अटैच होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है रिप्रेसर, और स्ट्रक्चरल जीन्स अपना काम करना शुरू कर देती हैं। यानी जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रमोटर जीन से जाकर के अटैच हो जाता है और स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और लैक एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी जो Z है, Z जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, Y से परमिएज एंजाइम बनेगा और A से ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाता है। इसके साथ ही कुछ यूकैरियोटिक जीन्स के बारे में भी आपको बता दें। तो प्रोकैरियोट्स में तो इस तरीके से ओपेरॉन मॉडल आपने समझा, लेकिन यूकैरियोटिक जो जीन है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें बताया गया कि जितना बड़ा कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही ज़्यादा भी होती है उसमें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। यूकैरियोट्स में जितनी संख्या में जीन्स की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा डीएनए उसमें पाया जाता है। आवश्यकता से ज़्यादा जो डीएनए की उपस्थिति को एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बताया जा चुका है, लेकिन डीएनए का साइज़ इतना बड़ा होने के कारण भी वो पूरा का पूरा फंक्शनल नहीं होता। यानी पूरा का पूरा डीएनए किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने के लिए कोडिंग नहीं करता है। डीएनए के बीच बीच में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस हैं उनमें रेपिटेशन पाई जाती हैं, या फिर किसी और फंक्शन में वो काम आते हैं। तो इस तरीके से नॉन कोडिंग एरिया भी उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह डीएनए की कोडिंग जो सीक्वेंस होती हैं उनको एक्सॉन्स कहते हैं, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं उनको इंट्रॉन्स कहते हैं। तो एक्चुअल में जो एक्सॉन्स हैं वो तो प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करते हैं, और इंट्रॉन्स जो है रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसा कि जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था कि डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस ओपेरॉन के रूप में पाए जाते हैं जो कि एक विशिष्ट स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट को कोड करते हैं, लेकिन इन जीन में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं। लेकिन इन जीन के बीच बीच में नॉन सीक्वेंसिंग एरिया भी पाए जाते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इंट्रॉन क्या है?
1977 में फिलिप शार्प 1977 में रिचर्ड रॉबर्ट्स और फिल शार्प ने इन्होंने यूकैरियोटिक जीन में इस तरीके के इंटरैप्शंस जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको बताया और उनको इंट्रॉन नाम और उनको इंट्रॉन्स कहा। तो एक्सॉन्स क्या है? एक्सॉन्स वो एक्सॉन्स जीन्स के वो तो जीन्स के वो सेगमेंट जो कि कोई इंफॉर्मेशन कोड करते हैं उन्हें तो एक्सॉन कहते हैं। और इनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनसे एमआरएनए बनते हैं। लेकिन जो इंट्रॉन्स हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। तो पहले तो जितना भी बड़ा डीएनए सेगमेंट होता है उससे प्री एमआरएनए बनते हैं, पूरा का पूरा एमआरएनए बन जाता है। उसके बाद प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनता है। प्री एमआरएनए क्या है? जितना भी जीन है, डीएनए है, उसके ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनेगा उसको प्री एमआरएनए कहते हैं। और इसके बाद इसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है? स्प्लिसिंग हो जाती है आरएनए की, यानी जो इंट्रॉन्स के जो पार्ट हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फिर जो एमआरएनए उसके बाद जो एमआरएनए बनता है स्प्लिसिंग के बाद वो कहलाता है मैच्योर एमआरएनए। और इस एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो भी सिंथेसाइज एंजाइम्स या प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीएनए जो डबल हेलिक्स है वो डीएनए का डबल स्ट्रैंड दिखाया गया। इस डायग्राम में आप देख रही हैं कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड दिखाया गया है। इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसमें कुछ एक्सॉन्स हैं, कुछ इंट्रॉन्स हैं। तो इंट्रॉन्स की स्प्लिसिंग हो जाती है, मतलब वो पोर्शन कट जाता है। तो उसके बाद जो स्प्लिसिंग होने के बाद जो इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और खाली एक्सॉन्स आपस में जुड़ करके ये मैच्योर एमआरएनए बनाता है। और ये एमआरएनए वापस से ये एमआरएनए ही ट्रांसलेशन में भाग लेता है और इनसे बनते हैं प्रोटीन्स। जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो इनसे बनते हैं। थैंक यू।